लोग गलती ये करते हैं, वो समझते हैं उनके 5 सेंसेस हैं। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, ज़रा बैठ के गिनें, आपके कितने सेंसेस हैं? आप लोग मेरे चैनल पे मेरे फॉलोवर हो तो 5 से तो ज़्यादा आप गिन ही लोगे, 6-7 तो गिन ही लोगे। लेकिन देखें जी, एक तो ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। दूसरा तकरीबन 3 फ़ील्ड्स को जोड़ के मेरे पास समझ में जो आया है वो ये आया है कि हमारे पास टोटल में मिला के इंसान के पास टोटल में मिला के को 15 सेंसेस होते हैं। इसमें 5 बॉडी में है, बाकी 5 कहाँ हैं? आज हम इसकी डेप्थ में जाएँगे। इनके नाम देखेंगे, ये समझेंगे कि इनको कैसे एक्टिवेट, डीएक्टिवेट किया जाता है। और एंड में, इस लेक्चर के एंड में, एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ और अगेन थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा रिगार्डिंग द पॉलीमैथ सीरीज़ जो क्लासेस चल रही है। ठीक है? तो आपने एंड तक टिके रहना है क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ये सेंसेस कभी न कभी आपके एक्टिवेट ना हुए हों। असल में गेम सारा ये है कि जब आप बच्चे होते हो ना और अगर आपका बचपन ऐसा गुजरा है जिसमें आपको खुली इजाज़त दी गई है कि भाई जो करना है करो, आपने जाके दीवारों पे ड्राइंगें बनाई हैं, स्टिकर चिपकाए हैं अब्बा के मुँह पे, तो वो सेंसेस कहीं न कहीं आपके ओपन हुए हैं। जब हम सोसाइटी की तरफ आते हैं या रूहानियत में अगर हार्डकोर तरीके से बोलूँ तो जब आपकी प्यूबर्टी अटेन होती है, जब आपकी मतलब ज़नानगी है, मर्दानगी जागती है, तो ये सेंसेस रीवायर होते हैं और वहाँ प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम भी नहीं है, एक पूरी कहानी है, लेकिन वो किसी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए, पहले इन 15 सेंसेस को पकड़ते हैं, ठीक है? इनमें से 5 तो आपके जिस्म में हैं, ठीक है? इनको आप अपने 5 फिज़िकल सेंसेस कहते हो। फिर 5 ऐसे हैं जो आपकी स्पिरिट में हैं और 5 ऐसे हैं जो आपकी सोल में हैं। स्पिरिट और सोल का फ़र्क समझिएगा। स्पिरिट आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है, उसको कहा जा रहा है। एक तो फिजिकल फॉर्म है ना आपकी नफ्स का, जो आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम है। अब उसके अंदर जो करंट घूम रहा है, उसकी वजह से जो आपकी आइडेंटिटी बन रही है, उसको स्पिरिट कहा जा रहा है। और सोल इस आइडेंटिटी को कॉन्शियस देने वाली बैटरी है, जिसको पावर कर रही है। ये कॉन्शियसनेस इसलिए आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, जिसको आई एम कहा जाता है ना, जो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से आप महसूस कर पा रहे हो कि मेरी अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी है, वो ये स्पिरिट डिफाइन करती है। और सोल वो इटर्नल चीज़ है जो कि आपको चार्ज कर रही है। बल्कि अगर आपने पिछला वाला लेक्चर और मेरा इनफॉर्मल तरीका बताने का अबाउट एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, वो सुना है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि जब हम सोल की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन स्पिरिट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा काम आती है। स्पिरिट यूँ समझे सोल का और बॉडी का बीच का ब्रिज है। अब आए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो एक कॉल है हज़रत इमाम अली का। मेरे फ़ेवरेट कॉल्स में से एक है। मैंने ऑनलाइन ही ढूँढा था और अभी तक जो चेक किया है तो लेजिट ही है, मतलब सही लिखा हुआ है कि मतलब कि ये बोला होगा उन्होंने किसी वक़्त में। बट कॉल कुछ यूँ जाता है कि इंसान सो रहा है, जब इंसान मरता है तब वो जागता है। वरना यू आर बी हम लोग ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़ुबान में कहते हैं कि स्लीपर चल रहा है। अब ये जो जागना है, ये इन सेंसेस की बात हो रही है। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में रहते हुए तज़किया नफ्स या फिर मेडिटेशन इनके ज़रिए चीज़ें अचीव करते हो, तो वो ये जागना होता है जो आपके साथ हो रहा होता है। ये जागना 5 सेंसेस के साथ नहीं होता, आगे वालों से होता है। लेकिन पहले 5 सेंसेस को थोड़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि इन 5 सेंसेस की ग्राउंडिंग आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत मैटर करती है। ये सही काम करेंगे तो बाकी वाले सही काम करेंगे ना। अगर तुम्हारी आँखें सही नहीं काम कर रही, तो फिर आपकी जो स्पिरिचुअल आई है वो कैसे सही से काम करेगी, क्योंकि आपको देखने की सेंस नहीं है। ठीक है? जैसे ये पहली वाली जो सेंस है देखने वाली, इसी पे पहले बात कर लेते हैं ना। इसको अरबी में हम लोग बसर कहते हैं, ठीक है? बे स्वाद रे बसर। मेरी अरबी थोड़ी कमज़ोर है तो बुरा ना मानिएगा। और मैं अगेन एज़ यूजुअल हमेशा जो कहता हूँ, ये मेरी अपनी रिसर्च है और अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी बेस पे मैं आपको ये सारा कुछ डेटा दे रहा हूँ। तो इसमें गलती होने के बिल्कुल चांसेस हैं। आपको इसमें कुछ ऐड करना हो, कोई सवाल करना हो तो कमेंट ज़रूर किया करें, हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बट जो भी ज़िंदगी में रिसर्च करें हम, जो भी अपनी आँखों से देखें, उस पे 100% भरोसा ना करें। इसको अप्लाई करना ज़रूरी होता है। और ये बसर के ऊपर या साइट के कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा-पूरा अप्लाई होता है, क्योंकि जो चीज़ हमें दिख रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसका ओरिजिनल फॉर्म है। एक आउटर फॉर्म होता है और एक उसकी प्योर एक्जिस्टेंस या उसकी एनर्जी होती है। तो बसर या साइट आपको ये सिखाती है कि ऑब्ज़र्व कैसे करना है, ठीक है? ध्यान कैसे लगाना है। चीज़ों को चीज़ों के ज़ाहिर और बातिन, इसकी सेंस कैसे डेवलप करनी है। हमारी आँख है ना सर, हमारी आँख में आप कह लो कम से कम 12 करोड़ जो है ना बारीक-बारीक से सेल्स हैं और कुछ 6-7 करोड़ कोन्स होंगी, मतलब इतना इतने बारीक-बारीक सर्किट्स हैं।
अगर आप अभी टीवी या कंप्यूटर्स या कैमरास को भी देखते हो तो इन्हीं को बेसिकली इन पे रेप्लिकेट किया जा रहा है ताकि जैसे हमें आँख में दिख रहा है वैसे ही हमें कंप्यूटर पे, कैमरा पे, फ़िल्मों में दिखे। वरना रियलिटी वैसी है नहीं। हमें जो एक्चुअल में अपनी आँखों से दिख रहा है, ये रियल स्पेक्ट्रम का मुश्किल से 1 टू 2% है। जैसे हम विज़िबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर हम थोड़ा टेक्निकल हो जाएँ तो ये जितना हमारी आँख में जा रहा है ना, हमें वो सारा दिख नहीं रहा है। हमारा दिमाग सिर्फ़ उतना हिस्सा हमें दिखाता है, जो उसको लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी है। इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। एक तो पहले ही हमें रियलिटी पूरी दिख नहीं रही है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं, वो सिर्फ़ 30% रियल है। 70% आपका माइंड वो डेटा फ़िल कर रहा होता है क्योंकि माइंड के हिसाब से आँखों पे ध्यान देने से ज़्यादा किसी और थॉट पे, किसी और दिमागी मतलब मसले पे, किसी और पंगे पे ध्यान देना ज़रूरी है। एंग्जायटी और डिप्रेशन में बेसिकली यही होता है ना, सही से देखा भी नहीं जाता, किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता क्योंकि दिमाग ने कहीं और एनर्जी जो है बाय डिफ़ॉल्ट लगाई हुई है। तो नॉर्मल आदमी जिसको आप स्लीपर कह रहे हो, जो इमाम अली कह रहे हैं कि इंसान सो रहा होता है, उसकी आँखों पे जो डेटा आ रहा है, 30% से ज़्यादा उसको दिख ही नहीं रहा है। और ये 30% से ज़्यादा तब दिखता है जब आप खुद पे थोड़ा काम करते हो, अपने आप को काम डाउन करते हो, माइंड को क्लियर रखते हो। लेकिन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, वो फिर हम मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब तक आप 100% रियलिटी को एज़ इट इज़ नहीं देख रहे, उसको जज नहीं कर रहे, आप अपनी आँखों का 100% यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जो आँखों का 100% है, ऑब्वियसली इसमें हेल्थ आ जाती है। लेकिन इसमें ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी आँख किसी चीज़ को, वो जो मेडिटेशन में होता है ना कि 5 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, वो बेसिकली ये हो रहा होता है। आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं उनकी वजह से 70% रियलिटी आप हैलुसिनेट कर रहे हो। जब आप एक पॉइंट पे फोकस करना शुरू करते हो, आपकी आँखें आपके ब्रेन के साथ फिर डायरेक्ट कनेक्ट होना शुरू होती हैं। शुरू में लोगों के लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस भी हो जाता है क्योंकि आपका माइंड आपसे लड़ेगा, वो कहेगा क्या कर रहे हो? इस थॉट पे वापस ध्यान दो। बट अगर आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके, रोज़ का 1-2 सेकंड करके, एफर्ट कर के बढ़ते जाओगे और ये 15 मिनट तक आप कर पाओगे, तो ये एक तरह की स्किल है जो आपके लिए खुल जाएगी। दुनिया में जितने भी पेंटर्स हैं, दुनिया में जितने फोटोग्राफर्स हैं, जितने भी लोग हैं ना, इनको आप विजुअल आर्टिस्ट कहते हो। उनमें ये ऑब्जर्वेशन की स्किल होती है। ये मैं आपको इतना कंफर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ में मैंने डिग्री की हुई है। मेरे साथ में बहुत से ऐसे लोग थे जो पैदाइशी बहुत स्किल्ड थे। कैमरा उठाते थे और बस उन्हें पता होता था कि कैसे, कहाँ कैमरा रखना है, क्या चीज़ सेट करनी है, कैसे नहीं करनी है। क्योंकि वो ऑलरेडी ऑब्जर्वेंट थे, समझ रहे हैं ना? उनके ये आई 100% डेवलप्ड थी। बहुत से लोगों को चश्मा भी लगा हुआ था, लेकिन देखने का अदब आता था। ठीक है, ये पहला ऑर्गन है। जब तक ये लेवल ऑफ इस लेवल पे जब तक आप अपनी आँख को इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, आपने अपनी आँख को 100% अनलॉक ही नहीं किया है। इस अगेन हेल्थ इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन ये एबिलिटी टू ऑब्जर्व, ये जाके आपकी आई को 100% पे एक्टिवेट करती है। ये आपने कर लिया, आप इससे अपनी ज़िंदगी में करियर बना सकते हैं। मैंने बेसिकली अपने कान किए हैं, लेकिन उस पे हम आगे आएँगे। एक बाइबल का कोट है, अगर आपने बुक ऑफ मैथ्यू का सुना हो तो उसका चैप्टर 6 है, वर्स नंबर 22, जिसमें है द आई इज द लैम्प ऑफ द बॉडी। इफ योर आई इज हेल्दी, योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट। आपकी जो आँख है ना, हम लोग उर्दू में कहते हैं कि, उर्दू क्या इंग्लिश में भी कहते हैं, आँखें, आईज आर द विंडो टू द सोल। जो आप जिस तरह से आप अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को या माइंडसेट को लेके चल रहे हो ना, ये आँख देख के 15 से 20 सेकंड में आइडिया हो जाता है। और जो लोग बड़े कनेक्टेड होते हैं ना अपने आप से, आपको उनकी आँखों में अलग से एक स्पार्क दिखता है। बच्चों की आँखों में नहीं दिख रहा होता क्योंकि उनको एक ही काम होता है, मैंने जाके कोई चीज़ फाड़नी है या कोई चीज़ उठाना है। माइंड बॉडी सोल कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। ये आपको किसी इंसान में दिखेगा, अलग से पता लगेगा। ये इस लाइट की बात हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है आँखों के अंदर से लाइट निकल रही होती है। ये लाइट रेफरेंस ऑफ इल्यूमिनेशन है कि अंदर से बंदा सिंक्ड है। ठीक है? स्पिरिचुअल डिमेंशन में अगर आप जाते हो तो ये जो फिजिकल आई है, इसको हम कहते हैं कि ये लेयर्स देख रही है, ये रियलिटी को नहीं देख रही। क्योंकि देखें, हम जो कुछ भी देख रहे हैं ना, वो चीज़ मूव कर रही है, टाइम बाउंड है। टाइम की वजह से हर चीज़ अपना फॉर्म चेंज करती रहती है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में हम कभी भी फॉर्म पे रिलाई नहीं करते। और वही, फिर हम इनर आई पे आ जाएंगे, लेकिन इनर इनर आई पे हम अभी आगे जाके डिटेल में तमीज़ से बात कर लेते हैं। बट आप जो कहते हो ना, मेडिटेशन के अंदर जो मेन ट्रेनिंग होती है, वो इस चीज़ की होती है कि आप ऑब्जर्व करना सीखो और अपनी ऑब्जर्वेशन को प्रायोरिटी दो, उस पर रिएक्ट नहीं करो, आगे से कुछ बोलो नहीं, या उसको जज नहीं करो कि ये ग्रीन कलर है तो ये ऐसा ही होगा। समझ रहे हैं? अब मेरे फेवरेट वाले पे आते हैं। ठीक है,
पहले तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, ये तो मुझे वैसे ही रटी हुई है कि इंसान जो सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ सुन सकता है। उसके अलावा आप जो सुन रहे हो उसका एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म भी है जो हमें बस दिख नहीं रहा होता। यानी वाइब्रेशन है, जब वो वाइब्रेशन 10 गुना 15 गुना मल्टीप्लाई हो रही है तो कलर जो है साउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो जो चीज़ आपको दिख रही है उसकी साउंड से या वाइब्रेशन से कनेक्शन है। लेकिन ये समझने में बहुत टाइम लगता है और काफ़ी बाल भी झड़ जाते हैं। दैट आई विल एग्री विद। ठीक है, क्योंकि आप जब बिल्कुल सब एटॉमिक लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हो ना, जिस तरह साइंसदान आजकल कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हो कि हर चीज़ हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है। अब उसकी वो जो वाइब्रेशन है, जितनी छोटी और तेज़ होती जाएगी, वो लाइट बनती जाएगी। वाइब्रेशन जितनी बड़ी है और सर्कुलर है, मतलब स्पाइरलिश है, साउंड की तरफ आती जाती है। इससे ज़्यादा करके मैं फ़िलहाल नहीं समझा सकता। तो ये जो आपको साउंड सुनाई दे रही है, ये सिर्फ़ सुनाई नहीं दे रही है, ये फ़ील भी हो रही है। ये सबसे बड़ी रियलाइज़ेशन होती है जब आप अपने कानों को ट्रेन करते हो। हियरिंग को आप अरबी में सम कहते हैं कि समा कर रहा है, ठीक है? इसकी डेप्थ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप कुरान को उठा रहे हो तो कुरान पूरा का पूरा साउंड ही है, और क्या है। आपको जो एसेंस कुरान की या किसी भी डिवाइन एक्सपीरियंस की जो कहते हैं ना कि रूहानियत एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो वाइब्रेशन की सूरत में करनी होती है। और वो वाइब्रेशन के लिए आपके कान आपको ट्रेन करते हैं कि जो चीज़ आप सुन रहे हो वो आपकी बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट कर रही है। इसलिए कान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की साउंड की रेंज है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी उस एक फ्रीक्वेंसी की डेप्थ है जो कि आप सेंस कर पा रहे हो या फील कर पा रहे हो। से लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। रूहानियत की ज़बान में जब आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो तो वो तो आपकी थॉट की बात हो रही है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। लेकिन जब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना, तो वो एक स्पेसिफिक साउंड है जिसको हम टोन कहते हैं या म्यूज़िक की ज़बान में सुर कहते हैं। अगर आप एक टोन को प्रॉपर्ली सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और ये करने में सर में दर्द हो जाता है, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप करें। आप लाइफ में नॉर्मली चलें तो बेहतर है। लेकिन ये एबिलिटी अगर आप खोल लेते हो तो आपकी वाइब्रेशन की एबिलिटी खुल जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए साउंड इतनी ज़्यादा, मतलब देखिए, मैंने सिंगिंग सीखी है, मैंने पियानो सीखा है। मैंने बड़ी कोशिश की म्यूज़िशियन बनने की, मैं नहीं बन पाया। जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया था तो बेसिक कॉर्ड्स होते हैं, मतलब 3 नोट्स को एक साथ बजाओ तो उसकी एक साउंड बनती है। मुझे वो भी सही से सुनाई नहीं देती थी, मैं फ़र्क ही नहीं कर पाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से कर लेता हूँ। लेकिन जो ड्राइव होती है ना एक म्यूज़िशियन बनने की, वो हर बंदे में नहीं होती सर। हर बंदा नहीं कर सकता। क्योंकि एक म्यूज़िशियन वाइब्रेशन से बात कर रहा है। वो जो टुआ या टुई या टूं भी कर रहे हैं ना, वो पूरी एक ज़ुबान है। और जिन लोगों को ये ज़ुबान समझ में आ जाती है, वो एक अलग ही लेवल पे एनलाइटेंड होते हैं, क्योंकि उनसे फिर आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी प्रेज़ेंस में ही बैठोगे ना, आपको फ़ील होगा कि यार कुछ सीन है, ठीक है? ये होता है म्यूज़िशियन। अब एक कमर्शियल म्यूज़िशियन होता है और एक जेन्युइन म्यूज़िशियन होता है। मैं जेन्युइन वाले की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल वाला डिफरेंट सीन हो जाता है, ठीक है? उस पे बाद में आएँगे। लेकिन अगर इसको अब मैं और सिंपल करूँ तो अब कर लेते हैं इस बारे में बात। मैं सोच रहा था इसको अभी ना छेड़ें। 432 हर्ट्ज़ आपने कितना सुना हुआ है? 432 नेचर की फ्रीक्वेंसी। 432 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है। जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठोगे ना, और अपने इंस्ट्रूमेंट को जो औज़ार है म्यूज़िक का, जब आप उसको नेचर से ट्यून करोगे, सर्टेन ऐसे टाइम्स हैं जिस पे जो ए का नोट है, अब सॉरी मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ, आप बोर हो जाओगे, लेकिन सुन लो इसको, क्योंकि वो जो ए का नोट है वो 432 पे खुद ब खुद ट्यून हो जाएगा। अब आजकल के ज़माने में म्यूज़िक जो है एक प्रोडक्ट बन चुका है, इसको लोग बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड नोट रखा हुआ है ए का कि 440 है, ताकि जल्दी से चीज़ें ट्यून की जा सकें। अब इसका फ़ायदा अपनी जगह है कि पैसे बन रहे हैं और म्यूज़िक हर जगह फैल गया है, हर बंदा म्यूज़िक सुन पा रहा है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि वो जो म्यूज़िक है ना, वो अब नेचर से ट्यून्ड नहीं है, वो 440 पे ट्यून्ड है। ठीक है? और स्पिरिचुअलिटी में ये प्रॉब्लम बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में म्यूज़िक की जो एसेंस है, या जो तासीर है, जो वाइब्रेशन है, जो म्यूज़िक सुनने के बाद आपको फ़ील हो रहा है, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि वो एक तरह से गाइडेंस है, एक तरह की नॉलेज है जो आपको साउंड के थ्रू आ रही है, वाइब्रेशन और सुनने से आ रही है। जब आपकी ट्यूनिंग एनवायरनमेंट से मैच नहीं है, ठीक है, 440 ट्यूनिंग है। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने एक स्टूडियो रखा हुआ है, अब स्टूडियो को आप आसानी से 440 पे ट्यून कर सकते हो, आप वो एक्सपीरियंस ले सकते हो। लोग मुझसे कहते हैं रेव पार्टी ये वो हराम, ये देखिए ये पूरी साइंस है। अगर इसको सही तरह से एग्जीक्यूट किया जाए ना, तो ये डॉक्यूमेंटेड है कि म्यूजिक के जरिए अल्जाइमर्स का इलाज किया गया है। कैंसर के पेशेंट्स को मतलब सूदिंग फीलिंग दी गई है जो ड्रग से भी नहीं दे पा रहे थे। तो साउंड का अपना गेम है, और बहुत हैवी लेवल गेम है, बहुत एडवांस गेम है। बल्कि इतना है कि इसके ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरीज है।
लेकिन इस बेसिक लेवल पे अगर आप म्यूज़िक हर वक्त सुन रहे हो और आप जो म्यूज़िक सुन रहे हो ना वो आपकी इन्वायरमेंट से ट्यून्ड नहीं है, तो वो आपको एक तरह से टनल विजन में या एक ही जो है ना जोन में लेके जाना शुरू कर देता है। ये आपकी स्पिरिचुअल हियरिंग के लिए और आपके कानों के लिए नुकसानदेह है लॉन्ग रन में। मैं ये नहीं कहूँगा 440 वाला म्यूज़िक ना सुने, मैं खुद सुनता हूँ लेकिन इस बात को समझें कि जो चीज़ आप सुन रहे हो ना, वो आपकी बॉडी की ट्यूनिंग हिला रहा है, आपको उस ट्यूनिंग पे लेके आ रहा है। ये कानों की ट्यूनिंग खोलने का काम होता है। हम लोग कहते हैं कि जब आप साउंड सीखते हो ना, तो आप कानों से देखते हो। ये कानों से देखना कहलाता है। जैसे पहले आप आँखों की बात कर रहे थे ना, तो आप आँखों से सुन रहे हो, या आप खाली विजुअल पे नहीं जा रहे, आप उसका बातिन पकड़ रहे हो। कानों से सुनना ये है। अब ये 2 ऐसे ऑर्गन्स हैं, आँखें और कान, जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं इन 5 की क्लासिफिकेशन में, कि ये 2 ज़रा हेवी ड्यूटी ऑर्गन्स हैं। आँखें हैं 24 घंटे चलती रहती हैं। आपके मतलब सुनना भी 24 घंटे ही चल रहा होता है। आपको हैरानी होगी अगर आप बहरे हो जाओ, तो आपको अपनी एनवायरनमेंट की जो स्पेशियल सेंस होती है ना, कि दीवार कितनी दूर है या फिर लोग कितनी दूर है, ये भी आना कम हो जाती है। तो बड़ा मुश्किल होता है अगर आपकी हियरिंग चली जाए, तो आपके लिए एक जगह पे बैठे रहना। उसका आपकी बॉडी के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इसके ज़रिए बॉडी एक तरह का कंपास का काम भी कर रही है ना, अपनी डायरेक्शन पकड़ रही है। तो ये जब हम अब बाकी जो 3 अज़ा या ऑर्गन्स पे आएँगे ना, वो इन 2 के मामले में ज़्यादा सेंसिटिव है। उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। मतलब अगर आपको याद हो तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो भी गारे हिरा में जाके बैठा करते थे, और उन पे पहला वर्ड भी इत्तेफ़ाक से देखें, इत्तेफ़ाक तो इसमें कहना बेवकूफ़ी है, तो पहला वर्ड ही क्या नाज़िल हुआ, इक़रा, कि रिसाइट। और जहाँ तक मैं अरबी को समझ पाया हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये रीड और रिसाइट मतलब पढ़ने के लिए, और मतलब एक तो रीड करने के लिए और एक मतलब बोलने के लिए, दोनों के लिए ये वर्ड इक़रा यूज़ किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो दोनों भी वर्ड्स आप उठा लो, साउंड के फॉर्म में आ रही है नॉलेज, वो भी डिवाइन नॉलेज। यानी सबसे ईज़ी है इंसान के लिए डिवाइन नॉलेज को रिसीव करना थ्रू साउंड। इस पे सोचिएगा थोड़ा बहुत, ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन वही है, ज़्यादातर आपको जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस मिलेंगे ना, ख़ास तौर पे जिनको आप पॉलीथीइस्ट या नेचर के लोग कहते हो, या जो पुराने आपको कल्चरली आप वो क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल गाने मिलते हैं, उनकी ट्यूनिंग इसलिए जो है ना आपको अजीब लगती है विद रिस्पेक्ट टू जो म्यूज़िक आप नॉर्मली मेन स्ट्रीम में सुन रहे हो, क्योंकि वो अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से ट्यून होता है। जैसे कोई रुबाब प्लेयर है, वो जब सही से अपनी इन्वायरमेंट में बैठ के रुबाब बजाएगा, वो जो फील आएगी, वो फील 100% स्टूडियो में लाई जा सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से हमेशा 19-20 का गैप रह जाएगा। वो तब आएगी जब आप वहाँ पे वो पहाड़ों वाला माहौल बनाओगे। अगर वो माहौल नहीं बनाओगे, तो वो रुबाब प्लेयर अलग से स्टैंड आउट करता है। इसलिए देखिए क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और ये पुराने एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स की अलग एक साउंड होती है। इससे ज़्यादा अगर जाएँगे तो फिर हम साउंड में घुसना शुरू हो जाएँगे। साउंड के बारे में बोलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इसलिए हम यहाँ ब्रेक लगाएँगे। अब खैर, ब्रेक लगाने से पहले एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। आपने ये देखा भी है कि सूफिया कराम भी जो है, कुछ सूफ़ी सिलसिलाज़ में आपने देखा है, वो ज़िक्र के ज़रिए लूप्ड एक ही साउंड को बार-बार पढ़ना, या फिर कुछ जगहों पे आप देखते हो कि म्यूज़िक बेसिक ड्रम्स के ज़रिए भी इस तरह हियरिंग को जो है लूप में डाला जाता है। और अगर आपकी हियरिंग को एक तरह से लूप में डाल दिया जाए, इसलिए मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रेफ़रेंस आपको दिया कि इस बारे में सोचिएगा। तो यानी ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ जो नेचुरली बनाई जा रही है, क्योंकि जो साउंड्स आप ज़िक्र में या समा में देखते हो, इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड सूफ़ी कराम यूज़ करते हैं, समा करते हैं कि समा में बैठ रहे हैं। तो वो सारे नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या गले से निकल रहे होते हैं, वो किसी सॉफ्टवेयर से नहीं हो रहा होता। इसलिए उसका एक इम्पैक्ट भी बहुत ऑर्गेनिक और बहुत यूनिक होता है। आप में से मैंने किया हुआ है, 2 3 ऐसे समा के एक्सपीरियंसेस किए हैं। एक दफ़ा तो ज़ाबिस में किया था, ज़ाबिस वाले ही हमें बिठशा ले गए थे। तो अगर आप कभी इस एक्सपीरियंस से गुज़रे हो, तो आप समझोगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आउट ऑफ रीच है। इसको बहुत ईज़िली एक्सेस किया जा सकता है। जस्ट बाय लिसनिंग आप अपने आप को अलग-अलग स्टेट्स में लेके जा सकते हो। हाउएवर, अब जो आगे के 3 सेंसेस हैं, इनको कहा जाता है द इंटिमेट सेंसेस, ठीक है? ये बहुत सेंसिटिव है। इसमें आपकी स्मेल आ गई, आपकी टेस्ट आ गया, टच आ गया। क्योंकि ये 24 घंटे ऑन नहीं रह सकते, और ये सेंसिटिव भी इतने हैं कि अगर इनको ओवर कर दो ना, तो ये फटफटा जाते हैं, जल सकते हैं। ठीक है? ज़ुबान जल सकती है, ज़्यादा तेज़ स्मेल कोई चली जाए। स्मेल एक्चुअली डायरेक्ट आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है, टच भी ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ज़ुबान भी दिमाग से डायरेक्ट कनेक्टेड है। टू द पॉइंट कि प्यास लग रही है। अबे पानी रखा है कहीं पे? बस सही है। सबसे ज़्यादा ईज़ी होता है आपके लिए अपनी एनर्जी को वॉइस के फॉर्म में बाहर निकालना, ठीक है? लेकिन ये ज़ुबान इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि अगर इसको आपने ज़रा सा भी ज़्यादा मिर्ची लगा दी, तो ये जलना शुरू हो जाती है। और कभी आपने नोटिस किया है, ये जलन सिर्फ़ ज़ुबान पे ही होती है, मिर्ची कहीं पे लगाओ तो आग नहीं लगती। ये सिर्फ़ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसर्स लगे हुए हैं, वो आपकी आँखों से आप एट लीस्ट कह लो 10 से 15 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है। थैंक यू।
मेरा गला ही सूख गया ये सारा कुछ बता बता के। असल में जब आप टच, टेस्ट और स्मेल की तरफ आ रहे हो ना, तो आप कर लो कि 20 से 25 करोड़ नर्व एंडिंग्स हैं, जो पहले जो है ना 1 से 2 या 7 करोड़ के बीच में थे। सेंसिटिविटी बढ़ रही है, इसका ये मतलब है कि इनका इफेक्ट भी बढ़ रहा है, यानी स्मेल के ज़रिए, टेस्ट के ज़रिए, टच के ज़रिए आप अपने आप को अलग अलग स्टेट्स में बहुत आसानी से डाल सकते हो। अब क्योंकि ये बॉडी के सेंसेस हैं, तो ये मोस्टली आपके नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इसमें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट अब क्या क्या मैं आपके लिए हाईलाइट करूँ। अगर हम सिर्फ परफ्यूम की बात कर लें, परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इंस्टेंटली अपना मूड भी चेंज कर सकते हो। एक गंदी स्मेल आपको उल्टी करा सकती है, और एक अच्छी स्मेल आपको मेडिटेटिव स्टेट में, यहाँ तक कि आपको एक मॉल में शॉपिंग करने पे मजबूर भी कर सकती है। और खाने के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आजकल मोस्टली हम जो चीज़ें खा रहे होते हैं वो डिज़ाइंड ही ऐसी होती हैं कि हमें वो एडिक्ट कर दें, कि उनका जायका इतना ज़्यादा हो कि बार बार उनको खाने का दिल करे। और जहाँ तक टच की बात है उसमें फैब्रिक्स आ जाते हैं। फैब्रिक्स के अलावा और चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन वही कपड़े हो गए, गाड़ियाँ हो गई, हर वो चीज़ जिसको आप अपनी बॉडी से टच कर रहे हो, वो एक तरह की वैलिडेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि मैं लाइफ में कुछ हूँ। ये ज़रा इंटीमेट सेंसेस है, तो इनके ज़रिए बॉडी को ओवरलोड करना आसान होता है। इसलिए ये वो 3 सेंसेस हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अब्यूज़ होते हुए दिखेंगे, जिसको फिर आप 7 डेडली सिंस भी कह रहे हो बाइबल की टर्मिनोलॉजी में। बट इन अ वेरी सिंपल वे, आप इन 3 सेंसेस को जितना कम यूज़ करेंगे ये उतना अच्छा फंक्शन करेंगे। ये फ़र्क आ जाता है इंटीमेट सेंसेस के बीच में और आपके प्राइमरी सेंसेस के बीच में, जब हम स्पिरिचुअलिटी की रूहानियत की बात कर रहे हैं। कि विज़न है और साउंड है, ये आप 24 घंटे कर सकते हो। इनको आपने गैप देना है। और जब आप फास्टिंग भी कर रहे होते हो, तो प्राइमरीली इन 3 चीज़ों पे ही सबसे ज़्यादा फ़ोकस हो रहा होता है। ख़ैर, फास्टिंग के अंदर जब आप इस्लामिक तरीके से जा रहे हो, तो आँखों का भी रोज़ा है, मतलब कानों का भी रोज़ा है। लेकिन जो सबसे बेसिक वाला लेवल है, उसमें ये 3 चीज़ें कट हो रही है, खाना बंद हो रहा है ना, तो टच बंद हो गया, स्मेल बंद हो गई, टेस्ट बंद हो गया। और यही यही 3 चीज़ों को रेगुलेट करने से, कुछ देखिए इंटीमेट सेंसेस में और प्राइमरी सेंसेस में मेन ये फ़र्क है। जो प्राइमरी सेंसेस हैं, उन पे काम करना है, उनको और पॉलिश करना है। और ये जो इंटीमेट सेंसेस हैं, इनका यूसेज कम करना है। ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दें, इनका यूसेज जितना कम होगा, उतनी उतनी आसानी से आप इनको सिंक्रोनाइज़ कर सकोगे या इन पे कमांड हासिल कर सकोगे। ठीक है? अब इसमें कोई टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर ये 5 सेंसेस की बेसिक्स आपको समझ में आ गई कि पहले 2 का क्या करना है, अगले 3 का क्या करना है, तो बाकी जो सेंसेस हैं, जिनको आप स्पिरिट सेंसेस कहते हो, ये खुद ब खुद ही खुलना शुरू हो जाते हैं। एक समझ समझ लें कि आपने अपने 5 बेसिक सेंसेस पे काम किया, तो उसके तौर पे आपको रिवॉर्ड के सेंस में 5 और सेंसेस खुलेंगे। अगर हम चलिए अगर साइट की बात कर रहे हैं, तो जो आपका स्पिरिट का सेंस खुलता है, इसको कश्फ कहा जाता है। कश्फ वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि आपकी इनर साइट खुल गई है। अब आप किसी कुछ लोग होते हैं ना कि उनसे आप झूठ बोलो फ़ौरन कैच कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रिडिक्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये बेसिक लेवल ऑफ कश्फ है, ठीक है? जब आप कश्फ की बात कर रहे हो ऑन इट्स प्योरेस्ट लेवल, तो आपको रियलिटी एज़ इट इज़ दिख रही है, ठीक है? अब रियलिटी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पा रही। और अगर आपने अपने ऊपर काम किया होता है, अपने आपको लेयरिंग की सेंस है, मेटाफोर्स की सेंस है, आपकी ऑब्जर्वेशन से अच्छी है, तो फिर ये कश्फ आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता। अगर आपने ये कश्फ गलत किस्म की प्रैक्टिसेस के ज़रिए या फिर वही है ना, आपको ये नॉलेज या टेक्निक्स मिल गई और आपने बस ज़बरदस्ती खोल दिया, इसमें ये नुकसान देता है। और ये चीज़ मैं ओपनली बोलता भी हूँ इसीलिए कि इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, ये खुद ही खुलेंगी, क्योंकि जब आप इनको ज़बरदस्ती खोलते हो ना, इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास वो माइंडसेट नहीं होता कि आप इनको कैरी कर सको। मतलब भुगता हुआ है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और फिर बॉडी पे असर तो आएगा ना सर, क्योंकि आप अपने विजन को, अपनी आईसाइट को, अपने हियरिंग को उस लेवल पे लेके नहीं चल रहे कि कश्फ आपके अंदर मेंटेन रहे। हाउएवर, कश्फ का जो लिटिल मतलब है अनवेलिंग है, कि एक आपके सामने से पर्दा हट गया है। तो जब तक आप जिंदा हो सारे पर्दे तो हट नहीं सकते, एक हद तक ही हटेंगे एज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर आइज, ठीक है? जब आप स्पिरिट की तरफ आ रहे हो, सिर्फ कश्फ की सेंस आ जाए, यही इंडिकेशन होती है कि ओके ये सेंस एक्टिवेट हो गई है, क्योंकि स्पिरिट से आ रही है तो मोस्टली ये आपके कंट्रोल में रहेगी नहीं। जब आप अपने आप को हेल्दी तरीके से माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करके चल रहे होगे ना, कि रोज़ का आधा पौना घंटा बैठ के सोच रहे हो कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो ये खुद ब खुद पर आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होती है। अपने को ये समझ में आया है, ठीक है? इसकी टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊँगा, बट आपका जितना भी ये कल्ब के ऊपर काम हो रहा है ना, वो बेसिकली इस साइड की बात हो रही है। अब ये कोई फिजिकल जगह पे नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि थर्ड आई की बात हो रही है कि पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है। ये वाले सेंसेस हम ये एक टर्म है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था,
जो यहीं पे शेयर करनी है, जिसको हम मॉर्फोजेनेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, दो तरह से आपकी बॉडी को नॉलेज मिल रही है। एक तो वो जो आपके डीएनए में सेव्ड है, और वो जो डीएनए में सेव्ड है वो फिर एक्सपीरियंस भी बेस्ड है ना, जो जो आप लाइफ में करते रहते हो वो फिर बॉडी में डीएनए के अंदर स्टोर होता जाता है। और दूसरी नॉलेज ये वाली होती है जिसको मॉर्फोजेनेटिक नॉलेज कहते हैं। अब ये मैं कोई साइंस फिक्शन वाला वर्ड नहीं यूज़ कर रहा। अगर आपने कभी परिंदों को देखा है तो उनके पास कोई कॉम्पस नहीं होता, ना उन्होंने फ्लाइट की टिकट बुक की हुई होती है, लेकिन उनको एक्जैक्टली पता होता है कब उड़ना है, कहाँ जाना है। और उनको कभी वेदर की वजह से ये नहीं फेस करना पड़ता कि आज डिटोर मार लो या फ्लाइट कैंसिल कर दो, क्योंकि उनकी जो बॉडी है, स्पेशली उनकी जो आंखें हैं, वो इस तरह से ट्यून्ड है कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बना रहा। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, ये मॉर्फोजेनेटिक नॉलेज कहलाती है, क्योंकि ये सिर्फ बर्ड्स के पास है और किसी के पास नहीं है। इसलिए उनकी नस्ल में जैसे जैसे नस्लें बढ़ती जा रही हैं, ये नॉलेज उनके लिए और ईजी टू एक्सेस होती जा रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये विजन की नॉलेज उनकी बॉडी में सेव हो रही है। इसी तरह कश्फ की नॉलेज जो है आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में सेव होती है। अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, उस पर काम नहीं कर रहे हो, जैसे परिंदे फिर उस नॉलेज को फॉलो करते हैं ना, वो फिर अपना दिमाग नहीं लगाते कि नहीं हमें दिख तो रही है मैग्नेटिक फील्ड, चलो लेफ्ट से ज़रा घूम के आते हैं, शायद हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए। वो फिर ये हरकतें नहीं कर रहे, इसलिए वो फिर सॉलिडिफाई करती है और इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट में आ जाती है। इसी तरह कश्फ काम करता है। अगर आप उसको सस्टेन नहीं कर रहे अपनी आंखों पे काम करके, तो ये आगे जाके बंद भी हो सकता है और रिवर्स में भी जा सकता है। रिवर्स में कैसे जाता है उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बता दें कि ये जब ऑफ होगा, ये कश्फ आप पे ऑन होगा, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डीएमएन नेटवर्क डिस्कस कर लिया था। जब डीएमएन नेटवर्क डीएक्टिवेट होता है, बंद होता है, तब ये सेंसेस खुलने शुरू होते हैं, जो हम जितने भी अब आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको अल गज़ाली, अगर आपने ये नाम सुना हो, अल गज़ाली की किताब है उलूमुल दीन, ठीक है, बुक ऑफ द हार्ट। इसमें एक कोट है जो मुझे बड़ा पसंद आया था, अच्छा वो मैंने लिख के रख लिया, मैं भूल गया था ये। ठीक है, द हार्ट इज द सीट ऑफ कश्फ। व्हेन द हार्ट इज पॉलिश्ड बाय जिक्र, it sees the realities of the unseen world as clearly as the eye sees the forms of the visible world. ठीक है, जिक्र की एक पूरी मतलब जिक्र मतलब ये नहीं है बैठ के तस्बीह कर रहे हैं, ये रिमेम्बरेंस की बात हो रही है। इस पे हम आगे जाके डिटेल में एक पूरी एपिसोड करेंगे लैंग्वेज ऑफ द सोल में। बट जिक्र के ज़रिए, रिमेम्बरेंस के ज़रिए, खुदा अल्लाह पाक को या डिवाइन को याद करने के ज़रिए जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं, वो कश्फ कहलाता है। बेसिकली ये कह रहे हैं, यानी एक तरह से अलाइनमेंट ये है जो आप अपनी चेंज कर रहे हो, और आप फिजिकल लेवल पे कर रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे आपको ये साइड इफेक्ट दिखेगा। 10 मिनट तो कर सकते हो आई गेस। हाँ, तो अगर ये हिंदू वेद में ना इस कश्फ को चित्ता कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह का माइंड सेप्टेंस जो कि आपको प्रंजना या डायरेक्ट विजडम प्रोवाइड करता है। इसकी भी काफ़ी डेप्थ है, इसमें बड़े मज़े मज़े के आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप ये खुद एक्टिवेट करो, तो आप 10 मिनट का कोई मुराकबा शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं है कि कोई वजीफ़ा हो, ठीक है, वजीफ़ा और मुराकबा का फ़र्क समझ लें। वजीफ़े के लिए इजाज़त लेनी होती है, मैं ये इजाज़त नहीं दे सकता, मुझे आती भी नहीं है देनी। ठीक है, वो पूरी कैलकुलेशन लगती है। लेकिन मुराकबा लिटरली मेडिटेशन है। आप 10 मिनट बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, सुभान अल्लाह पढ़ लो, इस्तग़फ़ार कर लो। 10 मिनट बैठ के कोई भी इस्तग़फ़ार ले लें, वो बेस्ट है। इस्तग़फ़ार का फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं होता। लेकिन कोई एक इस्तग़फ़ार पकड़ लें, जैसे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथु फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक सांस में एक दफ़ा पढ़ें और 10 मिनट तक करें। तो ये वाला जो इफ़ेक्ट है ना कश्फ वाला, ये आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता आप पे खुल रहा है। क्योंकि जो अरबिक होती है, ख़ास तौर पे जो कुरानिक अरबिक है, उसकी सर्टेन फ़ोनेटिक प्रॉपर्टीज़ है। वो आपको उस तरह से जाके इफ़ेक्ट करती है, जो गाना आपने बचपन में सुना होगा ना, और 15 साल बाद आपको वो दोस्त वापस मिले और उनके साथ बैठ के वो गाना सुनो, नहीं लगता ठक करके वापस आप मतलब टाइम ट्रैवल करके उसी मोमेंट में वापस आ गए हो। आप 5 दोस्तों को मज़ा आ रहा होगा गाना सुनने में, बाकी सबकी अटरी होगी कि कौन बेवकूफ़ है, इस वक़्त बैठ के 1960 के गाने सुन रहा है। लेकिन वो इम्पैक्ट रियल होता है। वो इम्पैक्ट आपको अरबिक से आता है, क्योंकि अरबिक के अंदर जो फ़ोनेटिक साउंड्स हैं, हिब्रू इधर-उधर से आने की वजह से ना बहुत नेचुरल साउंड्स हैं। वो एक लॉन्गिंग की फीलिंग आपके अंदर क्रिएट करती है। 10 मिनट दें इस चीज़ को, और अगर अरबिक में भी नहीं जाना ना, वो ब्रेथ वर्क की टेक्निकें मैंने अपलोड की, उनको फॉलो करें। 10 मिनट और फॉर 1 वीक आप करके देखें। आपको गारंटीड इसका जो है ना कश्फ का थोड़ा-सा टेस्ट ज़रूर आ जाएगा कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, अगर तक अभी तक आपको समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि जो अगली चीज़ है वो और मुश्किल है समझना, क्योंकि वो दिखती नहीं है। वो कहलाती है स्पिरिचुअल हियरिंग। इसका जो टेक्निकल नाम है वो टेक्निकल तो नहीं, इसका अरबी जो नाम है वो बेसिकली यार समल बातिनी है। बातिनी मतलब बातिन। अब ये वो वाली साउंड नहीं है जो आपको हेडफ़ोन्स पे आ रही है या कानों से सुनाई दे रही है, ठीक है? ये जब मैं आप लोगों को कह रहा होता हूँ ना, मोस्टली जब हम लोग सेशंस कर रहे होते हैं उसके दौरान लोग पूछते भी हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि रूह क्या कह रही है और नफ्स क्या कह रही है?
देखिए नफ्स जो कह रही है ना वो बाकायदा कह रही है, वो साउंड आती है कि आवाज़ आ रही होती है दिमाग में, आवाज़ें चल रही होती हैं, वो नफ्स से चीज़ें डिस्कस कर रही है। लेकिन जब आपसे रूह बात कर रही है ना तो वो स्पिरिचुअल हियरिंग के लेवल पे सबसे पहले यहीं से होता है। एक नोइंग टाइप की फीलिंग आती है, एक वो कहते हैं ना आहा मोमेंट कि अरे मुझे बल्ब बनाना आ गया। इस तरह की आपको सेंसेशन आती है कि 1 सेकंड के अंदर आपको 15-20 मिनट की पूरी एक रियलिटी फील हो जाएगी। थोड़ा-सा हमने ये एनडीए में डिस्कस भी किया था ना, जब आपको मतलब आपके सामने लाइव फ्लैशबैक हो रही है। ये इसी तरह है। ये बैठे-बैठे आपको एक वाइब्रेशन आएगी और उस वाइब्रेशन के साथ आपके अंदर नॉलेज डाउनलोड होगी। इसको जो है स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसी चीज़ पे जब आप काम करते हो या फिर आप अपनी हियरिंग पे जब काम करते हो, तो आप डेवलप करते हो स्किल कि मैं दूसरे की तरफ जो है ना इस तरह से नॉलेज फेंक सकूँ और रिसीव कर सकूँ। यही बेसिकली टेलीपैथी की बेसिक्स है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी ये एबिलिटी रखते हैं, टेलीपैथिक होते हैं, रिमोट मूविंग वाले होते हैं, बाय बर्थ भी होते हैं, क्योंकि ये एबिलिटीज़ आप ये याद रखिएगा अपने कैरेक्टर पे काम करके, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करके भी एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है? इसलिए ये जो एबिलिटी है ना स्पिरिचुअल हियरिंग की, ये इमेजिनेशन या विजुअल थिंकिंग की तरह नहीं होती। आप बैठ के विजुअलाइज़ कर रहे हो। ये ऐसी है जैसे हवा चल रही है और आपके पास कोई फीलिंग आई है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको क्या सुनाई देगा, या जैसे आपको नहीं पता अगर आप रोड पे चलना शुरू करोगे तो क्या दिखाई देगा। ठीक है? और ये प्लीज़ याद रखिएगा ये वाइब्रेशन लेवल पर है और ये जिसके साथ हो रहा होता है उसी को पता होता है। क्योंकि ये सेंसेशंस अगर आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपको अपने आप को अकेले में कहीं लेके बैठना होगा 10 से 15 मिनट के लिए। वही मेडिटेशन है, बैठ के खुद को टाइम देना है, तफक्कुर कहता है ना कुरान इसको। लेकिन अगर आपने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है और आप अपनी ये जो वाइब्रेशंस आपको आ रही हैं, जो स्पिरिचुअल हियरिंग आ रही है, इसकी सुन नहीं रहे हो, तो सर अगेन ज़ाती एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत गंदे लाइफ में फटे होने वाले हैं। क्योंकि एक दफ़ा स्पिरिचुअल हियरिंग से आपको नॉलेज मिलना शुरू हो जाए ना, फिर आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, फिर आपने उसको फॉलो करना है। बिकॉज़ वो इतनी अलाइंड नॉलेज होती है, एक तो अटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है कि उस लेवल पे आपकी हियरिंग डेवलप्ड है, और एक दफ़ा अटेन हो जाए तो फिर यू कांट गो बैक। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसमें ये इस सेंस का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए मेरी इस वक़्त वो सेंस है कि मेरी हेल्थ इस वक़्त हुई हुई है कि चीज़ों का काफ़ी ऊपर-नीचे बेड़ा-गर्क हुआ हुआ है। लेकिन कॉल सेंटर में काम कर रहा था ना, ये स्पिरिचुअल हियरिंग से बाकायदा अंदर ऐसा होता था जैसे कोई अलार्म बज रहा है, वार्निंग वार्निंग, निकलो यहाँ से, मर जाओगे 2 से 3 साल बाद, यू विल बी डेड, यू नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। ये इस तरह से काम करती है। तो अगर ये इस तरह से आपको आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, ज़मीर की, सोल की, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर। ठीक है? इसको इल्हाम ना समझिएगा। ठीक है? इल्हाम वो चीज़ होती है कि डायरेक्ट डिवाइन आपको कुछ बता रहा है। ये स्पिरिचुअल हियरिंग है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके आस-पास ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन आप कैपेबल नहीं थे उनको सुनने के। जब आप अपनी हेल्थ को हियरिंग की हेल्थ को इम्प्रूव करते हो तो वो चीज़ें सुनना शुरू हो जाती है। मोस्टली इसमें एनवायरनमेंट की चीज़ें होती हैं या फिर आस-पास के लोग और उनकी वाइब्स और एनर्जीज़ होती हैं। ये कहते हैं ना वाइब नहीं आ रही, वो जो वाइब है ये वो स्पिरिचुअल हियरिंग है। ठीक है? आजकल ऑरा फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, वो यही है कि अपनी ये वाला ऑरा ऐसा बिल्ड करो, मैं कहीं जाऊँ तो मेरी एनर्जी अगले बंदे को फ़ील हो, जैसे सुनाई देती है। इसकी जो मोस्ट एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल है ना स्पिरिचुअल हियरिंग की, वो वही है जो पैगंबरों को आया करती थी। लिटरली यही था ना। एक इसकी डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वही वो फिर हम टॉपिक से थोड़ा डिविएट कर जाएँगे। लेकिन आपको इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो कन्फर्म कर देंगे कि ये प्रोसेस था जिसके ज़रिए वही आती थी। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगेन ऊपर-नीचे है, मैं अभी इसको रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन कोई 3 से 4 तरीके थे जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे, जिसके थ्रू उनको वही मतलब नाज़िल होती थी कि कभी जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि कभी कोई फ़रिश्ता आ रहा है या कभी डायरेक्ट साउंड सुनाई दे रही है, सही है ना? तो 3-4 वेज़ थे। तो प्लीज़ इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो नॉलेज आ रही है ना, ये एज़ अ फ़ॉर्म ऑफ वाइब्रेशन आ रही है। ये जब आपकी बॉडी में आती है, फिर वो खुलती है और फिर वो सुनाई देती है। और ये तरीका है फ़र्क करने का कि नफ्स की आवाज़ है, ये सोल की आवाज़ है। क्योंकि नफ्स की आवाज़ है ना, वो ट्रिगर हो रही है एनवायरनमेंट से, वो आती रहेगी, नॉन स्टॉप चलती रहेगी और उसकी वजह से एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन होंगे। लेकिन ये वाली जो आवाज़ है ना, ये कोई बहुत काम सा, चिल सा बंदा है, बुज़ुर्ग सा आराम से बैठा हुआ और वो कह रहा है, "भाई, मसले हो जाएँगे, करना है कर लो, फँसोगे।" समझ रहे हैं? ये एनर्जी का, इसका सिग्नेचर का फ़र्क होता है। ये स्पिरिचुअल हियरिंग जब आपकी खुल जाएगी तो आपको इस तरह की वाइब्रेशंस आएँगी। बल्कि एक आयत भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इसमें। सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 186, ठीक है? "व्हेन माय सर्वेंट्स आस्क यू अबाउट मी, आई एम इंडीड नियर। आई रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द कॉलर व्हेन दे कॉल अपॉन मी।" आपने आवाज़ दी और अल्लाह पाक रिप्लाई करेंगे।
ठीक है। ये वो वाली आवाज़ नहीं है जो मुंह से निकल रही है, ये वो वाली आवाज़ है जो फीलिंग के फॉर्म में निकल रही है। ठीक है, ये वो फ़र्क आ जाता है कि एक वो दुआ इसलिए पढ़ी है क्योंकि हर नमाज के बाद में पढ़ते हैं, और एक वो दुआ है जो इंतहाई इमोशनल मतलब इंटेंसिटी के साथ पढ़ी गई है। वो जो इमोशनल इंटेंसिटी है ना पीछे, वो आपकी स्पिरिचुअल हियरिंग क्रिएट करेगी। वो जो अरबी के अल्फाज है वो नहीं करेंगे, वो हेल्प करेंगे लेकिन वो मेन चीज़ नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ ये है जब इस तरह से आप बुलाओगे गारंटीड आपको जवाब आएगा। अल्लाह पाक कुरान में कह रहे हैं। अब इसके बाद जो अगले 3 सेंसेस हैं, आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब इसके बाद जो 3 सेंसेस हैं 8, 9 और 10, इसके लिए मैं आपके पास आऊँगा सेकंड एपिसोड में। क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, आई थिंक यहाँ पे 2-3 और कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ी डेप्थ में जाना चाहता हूँ। मेरा इरादा ये था कि एक ही एपिसोड में हम ये पूरा लेक्चर कवर कर लेंगे। लेकिन देखें, अब जो आपके पास जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने सुने होंगे कि औलिया कराम होते हैं या सेंट्स होते हैं या योगीज़ होते हैं जिनके पास फ्यूचर की इंफॉर्मेशन आ रही है, या वो आपके साथ बैठ के आपका सारा कत्था चिट्टा बता रहे हैं, तो वो इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसको स्पिरिचुअल हेयरिंग कहा जाता है रूहानियत के अंदर। और मैं स्टेप वाइज इसलिए लेके जाना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे वाले जो सेंसेस हैं वो सेंसेस कम है और अवेयरनेस ज़्यादा है। ठीक है, उसमें वजद आ जाता है, उसमें फिर वजद को अगर मैं अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करूँ तो बनता है सेंट ऑफ द अनसीन। मतलब एक जायका आ रहा है आपको, एक स्मेल आ रही है और ये स्मेल नाक से नहीं आ रही है, ये कल्ब से आ रही है। तो अभी आगे जाके कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूँगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक आप लोग अगर इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो आपके एटलीस्ट 6 सेंसेस तो काम कर रहे होंगे। अभी के लिए लेट्स टेक अ वीक और ज़रा देखें आप अपनी आँखों पे और अपने टेस्ट पे, अपने अपनी हेयरिंग पे कितनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। अगर आप अपने ये 7 सेंसेस ही एक्टिवेट कर लो अभी के लिए, यू डू रियलाइज़ कि इन सेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए आप में 10 से 15 मिनट फ़ारिग बैठने का स्टैमिना होना चाहिए जिसके लिए मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारी ख्वारियाँ छोड़नी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको ऐसे टाइम पे बैठना होगा कि आपको ये गारंटीड पता हो कि मुझे कोई आगे तंग नहीं करेगा। और ये एक मेहनत वाला काम है, और पिछले 1.5 साल में मैंने ये रियलाइज़ किया ये कोई सुपर पावर से कम नहीं है। तो अभी के लिए बजाय मैं आपको एडवांस वाली चीज़ों में लेके जाऊँ, क्योंकि हमने पिछली एनडीई की एपिसोड में बहुत डिटेल में फ़ना को भी डिस्कस कर लिया, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में, और मतलब कश्फ में क्या कनेक्शन है ये भी काफ़ी डिस्कस कर लिया। तो एक काम करते हैं, 3 हिस्सों में पहले चीज़ों को तोड़ लेते हैं। 5 सेंसेस आपके आ रहे हैं बॉडी से, इसको हमने ईगो बना लिया है। ठीक है, ईगो सेल्फ नफ्स एक ही चीज़ हो जाती है। 5 सेंसेस आपके रूह से आ रहे हैं। अभी हम यहाँ रुक रहे हैं। ठीक है, रूह स्पिरिट की बात हो रही होती है, क्योंकि जब आप डिवाइन की बात करते हो तो वो रूह की बात नहीं हो रही है, वो अमर इलाही की बात हो रही है, जिसको हम सीक्रेट हार्ट कह रहे होते हैं या फिर द डिवाइन स्पार्क कह रहे होते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन दिमाग में बनाएं, क्योंकि जो नफ्स की पावर्स हैं, मतलब आपकी अगर विजन बहुत आला है, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, या आपकी साउंड की सेंस बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी और न्यूरो साइंस के ज़रिए कंफर्म की जा सकती है। लेकिन जो आगे की चीज़ें हैं ना, ये अभी न्यूरो साइंस आहिस्ता आहिस्ता कैचअप ही कर रहा है। ठीक है, जिसमें फिर क्योंकि अगर हम रूह की बातों में जा रहे हैं तो फिर इसमें सूफी मेटाफिजिक्स आ रही है, या फिर इसमें वैदिक साइंसेज आ रही है। ठीक है, मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया वैदिक साइंसेज, प्राणायाम जो कहलाता है। और जब हम इसमें सोल सेंसेस में आ रहे हैं ना, तो हम जा रहे हैं बेसिकली फिर हम तसव्वुफ़ में जा रहे हैं। तसव्वुफ़ की टेक्नोलॉजी हमें खोलनी है, और ये पूरी एक अलग एपिसोड डिज़र्व करती है, क्योंकि जब हम तसव्वुफ़ की टेक्नोलॉजी को खोलेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मिली हैं जो उपनिषद में तसव्वुफ़ के साथ मैच करती है। वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि सारा गेम ये सारी नॉलेज देने का ये है कि आप अपने आप को उस लेवल पे ला सको कि आपकी इमोशनल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल किसी पे डिपेंडेंस ना हो। अब ये जो 5 सेंसेस हैं जो हमने डिस्कस किए बेसिक बॉडी वाले, इस पे 1 हफ्ता ही अगर आप काम करने की कोशिश करें और दिन में 15 मिनट सिर्फ इनको टाइम दें कि मैं इन पे क्या कर रहा हूँ। जब मैं आप लोगों से कह रहा होता हूँ ना कि खुद पे काम करें, तो उसका ब्रेक डाउन ये है, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या खा रहे हो और किस इन्वायरमेंट में बैठ रहे हो।
ये पाँचों चीज़ों को आपने बैठ के रोज़ के हिसाब से हर 24 घंटे के बाद रीएनालाइज़ करना है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब हम एडवांस मेडिटेशन की तरफ आते हैं ना, तो ये आप पूरा दिन करते हो, जो मैं आपको 5 मिनट करने को कह रहा हूँ। इसलिए इस लेक्चर को 2 हिस्सों में तोड़ के मैं ये होमवर्क आपको देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब हम एडवांस चीज़ों की तसव्वुफ़ की बात कर रहे हैं या फिर सूफ़ी मेटाफ़िज़िक्स की या क्वांटम फ़िज़िक्स की बात कर रहे हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ अगर आपने इन पे थोड़ा बहुत भी काम ना किया हो। अभी जिस तरह से आप लोग हमारे साथ इस चैनल पे चल रहे हो, हमारे लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बल्कि हैरानी भी होती है देख के कि सब्सक्राइबर से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइबर्स हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, उससे ये वीडियो ज़्यादा फैलेगी, हमें हौसला हो जाता है। दैट इज़ ऑल आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस लेक्चर के भी जो हैंडआउट्स हैं आपको नीचे लिंक पे मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए अब मास्टर क्लासेस इंशाल्लाह हम ये लाइव स्ट्रीम्स में शुरू करेंगे। दैट इज़ द सरप्राइज आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट। और ये मास्टर क्लास हफ्ते में एक ही दफ़ा होगी। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि फ्राइडे को हुआ करेगी। टाइम अभी टेंटेटिव है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता डिसाइड कर रहे हैं, जैसे ही लॉक हो जाता है इसको अनाउंस करेंगे। बट तसव्वुफ़ की टेक्नोलॉजी और सूफ़ी मेटाफिज़िक्स की टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं आई थिंक पहली पॉडकास्ट में ही बात करना चाहता था जब वो जहांगीर भाई के साथ बैठे थे। बट इनको खोलने के लिए और इनके साथ साथ टूल्स होने के लिए कि आपको ये जो वीडियो देखने को मिल रही है, इसके बाद आप बस ये नहीं है कि बस देख ली और चले गए और अगले हफ्ते आके एक और वीडियो देख ली। आप, मैं चाह रहा हूँ आपको भी वो चीज़ एक्सपीरियंस हो जाए जिसको एक्सपीरियंस करने की वजह से मैं यहाँ बैठ के इतनी आपके साथ बकवास कर रहा हूँ। लाइक गिव इट 15 मिनट्स। ये 5 सेंसेस है। सिर्फ इनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें कि ये कर क्या रहे हैं, और ये सवाल लेके आए कि क्या ये उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। ये आप रोज़ 15 मिनट करोगे ना, तो आप वैसे ही ऑब्जर्वर इफेक्ट अपने 5 सेंसेस पे लगा रहे हो। सिर्फ ये सोचने से ही आपको अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी बॉडी में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये टेस्टेड चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसी पॉइंट पे आज की वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अब ये 15 सेंसेस के सेकंड पार्ट से पहले, अगर ये वीडियो आप सेकंड पार्ट अपलोड होने के बाद देख रहे हो, तो कम से कम एक दिन तो दीजिएगा, बैठिएगा, 10 मिनट लीजिएगा। और अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो सर, आप लोगों के लिए अगली वीडियो में सरप्राइज़ है। प्लीज़ कीप फॉलोइंग। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।